कल हमने ये सारी चीजें किए थे, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, T3 T4, इसके बारे में हमने बात की थी, किस तरह बनता है, ठीक है। ये हमने एक्सप्लेन किया। अभी जो है ना हम अड्रीनल ग्लैंड की तरफ जाएंगे, ठीक है। अड्रीनल ग्लैंड में अगर आप देखें तो उसमें अड्रीनल कार्टेक्स है और अड्रीनल मेडोला है, ठीक है। ये जो अड्रीनल अड्रीनल कॉर्टेक्स है, इसमें तकरीबन हमारे पास तीन लेयर्स है, ठीक है। ग्लोमेरुलोसा है, फिसिकोलेटा है और रेटिकुलरिस है। बुक में ये डायग्राम है, दिया हुआ है, सही है। मैंने इधर ही लगाया। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि जो बड़ा कॉमन और बड़ा फेमस निमोनिक है इसके लिए कि एफ आर GFR से याद रखो, ग्लोमेरुलोसा फिसिकुलेटा रेटिकुलरिस, ठीक है। अब ये जो है ना, यहाँ से हमारे पास मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो है ना वो रिलीज होते हैं, सही है। मिनरलो कॉर्टिकॉइड। और जो फिसिकोलेटा है वहाँ से हमारे पास जो ग्लूकोकार्टिकाइड है, यानी कार्टिसोल है, ये रिलीज होते हैं, ठीक है। और जो अंदर वाला है एंड्रोजन, ठीक है, जिसमें ये ASD और DHE जो है ना वो आते हैं, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में करेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक हो गया है। DHE है, ठीक है, एंड्रोजन। वो कहते हैं ना कि आप जितना जाएंगे तो उतना स्वीटनेस आएगी, वो जो ज्यादातर लोग ये भी कहते हैं। और ये आपके पास ना ये मडोला है, ये इधर से, ये देखिए इधर लिखा भी हुआ है, देखिए, एड्रिनल मेडोला, ये जगह, ये वाला बिल्कुल अंदर। तो मिड में जो जगह है ना, इसको इसी तरीके से याद रखो, जिस तरह किडनी में हमने पढ़ा था ना कि किडनी का एक कॉर्टेक्स है जो आउटर साइड है और एक इनर साइड है जिसको हम मेडोला कहते हैं। हमने कहा था कि इसको हम मिड से याद रखेंगे, तो जो मिड में आएगा, अंदर आएगा, उसको हम मेडोला कहेंगे। तो इसी तरीके से इसमें भी वही चीज यहाँ पे आप लोग डाल दो। बाहर वालों को कॉर्टेक्स करें कहेंगे, अंदर वालों को मेडोला कहेंगे, ठीक है। अब अड्रीनल कार्टेक्स में ये तीन लेयर्स आते हैं। मेडोला में जो है ना हमारे पास, इससे इधर से हमारे पास कैटेकोलामाइंस जो है ना वो रिलीज होते हैं, जैसे कि एड्रीनलिन, नार एड्रीनलिन, या जो एपिनेफ्रीन है और नार एपिनेफ्रीन है, ठीक है। कहते हैं, कहने वाले कहते हैं, कौन कहने वाले कहते हैं कि हमारे पास जो एपिनेफ्रीन है, जिसको हम एड्रीनलिन भी बोलते हैं, ठीक है ना, कैटेकोलामाइंस भी बोलते हैं इसको, वो तकरीबन 95% यहाँ से हमारे पास रिलीज होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो नॉन एड्रीनलिन है, जो नार एपिनेफ्रीन है, वो तकरीबन है हमारे पास 10%, सही है, प्रोड्यूस होती है। तो मेडोला में आज हम इन तीन लेयर्स पे फोकस करेंगे, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, ठीक है ना। इन हार्मोन्स पे जो यहाँ से रिलीज होती हैं, ठीक है ना, इन पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो जो ये मिनरलो कॉर्टिकॉइड है, ये जो ग्लोमेरुलोसा से हमारे पास प्रोड्यूस होती है, तकरीबन कहने वाले कहते हैं कि यहाँ से 15%, ठीक है ना, ये 15% है, जो कि बुक में नहीं लिखा हुआ है, आप लोग डाल सकते हैं साथ में, ये 50% है, ठीक है। और ये आपके पास 7% है, 7%, ठीक हो गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। तो जो मिनरल कार्टिकाइड है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि मिनरल कार्टिकाइड में हमारे पास एल्डोस्टेरोन और 11 डी ऑक्सी कार्टिकोस्टेरोन, जिसको हमने वीक मिनरल कार्टिकाइड पढ़ा था स्टार्टिंग में। हमने कहा था कि एल्डोस्टेरोन जो है ना ये पोटेंट है, और इसमें जो वीक है वो है हमारे पास 11 डी ऑक्सी कार्टिकोस्टेरोन, ये वीक है। वैसे ये 11 जो डी ऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन है, जो वीक मिनरल कॉर्टिकॉइड है, इसका कोई हिस्सियत नहीं है। लेकिन जब हमने स्टार्ट में कहा था कि जब ये ज्यादा मकदार में आ जाए, ज्यादा अमाउंट में आ जाए, तो फिर ये बवाल करता है। बवाल कैसे करता है? जैसे एल्डोस्टेरोन करता है, सोडियम वाटर रिटेंशन। ऑलरेडी हमने हार्ट में इसको एक्सप्लेन किया था, और किडनी में भी इसको हमने टच किया था। हमने कहा था ना कि ट्रांस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी और एक्सेट्रा। आगे हम अभी इसमें दोबारा हम करेंगे, ठीक हो गया। ओवरऑल आप लोगों ने आप लोग ये जहन में रख लें, ये जो स्केच है, ठीक है ना, GFR,
आगे चलते हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो जिस तरह हमने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल से बना होता है, 27 कार्बन होते हैं, ठीक है। इसमें 21, हमने कहा था कि हमारे पास कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स हार्मोन्स है कि वो 21 कार्बन स्टेरॉइड्स है कंटेनिंग, 21 कार्बन कंटेनिंग हार्मोन्स है हमारे पास। कुछ हमारे पास 19 कार्बन का कंटेनिंग है, ठीक है, और इसी तरीके से 18 कार्बन, ठीक है ना। तो इस स्टार्टिंग में भी हमने किया था, हमने कहा था कि ये आगे आ रहा है तो वहां पे हम फिर डिटेल में करेंगे, और आज वही हम कर रहे हैं, सही है। तो इसमें हमने हमने उधर ही पढ़ा था, ये वही चीजें हैं, और इधर भी दिया हुआ है, प्रोजेस्टेरोन है, डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन एंड कार्टिसोल, ठीक है। और इसके अलावा जो 19 कार्बन में आप ये जो डी एच ई है अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है ना, और ए एस डी है, ठीक है, इंक्लूड है ये, थोड़ा सा स्पेस इसमें नहीं है, सही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टिरोन और एंड्रोस्टिनोडोन, सही है, टेस्टोस्टेरोन, ये तीन हमारे पास है, ठीक है इसमें। और इसके अलावा जो 18 कार्बन कंटेनिंग स्टीराइड्स हार्मोन्स है वो हमारे पास एस्ट्रोन है, एस्ट्रायोल है और एस्ट्राडायोल, ठीक है। अब हम इसको अ, किस तरीके से ये सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है ना, हमारे पास कुछ एंजाइम्स है कि इसमें काम करते हैं, हम इस पाथवे में हम पढ़ेंगे, सही है। तो ये ऊपर भी हमने ये कहा कर लिया था, ये जो कौन सी है, ठीक है ना, इसके बारे में मैं इधर फिर कुछ बातें हैं वो इंक्लूड करूंगा, तो दोबारा ये स्लाइड में फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले हम पाथवेज की तरफ आते हैं, ठीक है। तो देखें, पहले इसको समझ लें कि हमारे पास जो हाइयर सेंटर है वो क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना, हमने जैसे कि ऊपर पढ़ा था, पीछे पढ़ा था स्टार्टिंग में, ठीक है ना, वो पाथवेज हमने किए थे कि हमारे पास हाइपोथैलेमस में हमारे पास पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है, जिसमें से सीआरएच, टीआरएच और ऑक्सीटोसिन आते हैं। वो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं, वहां पे हमारे पास इसके सेल्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट कर देता है, और जैसे वो स्टिमुलेट होता है वहां से एसीटीएच रिलीज होती है, और वो एसीटीएच फिर जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स पे चला जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में ये 3 लेयर्स पढ़े, ठीक है। ईस्ट के पास आ जाता है, कार्टेक्स के पास चला गया, अब वहां से हमारे पास कार्टिसोल रिलीज करेंगे। अब नॉर्मल लेवल पे भी हमारे पास कार्टिसोल रिलीज हो सकती है और हाई लेवल पे भी, लेकिन ये जो नेगेटिव फीडबैक है ना, क्योंकि जब यहाँ पे आपके पास कार्टिसोल रिलीज होती है ना, तो फिर ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करवाता है, क्योंकि ज्यादा रिलीज हो जाती है तो फिर वो कहते हैं कि भाई साहब हमारे पास अभी और कार्टिसोल की जरूरत नहीं है, तो वो इनहेबिट कर देता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भी चला जाता है और उसको कहता है कि आगे आप मजीद एसीटीएच रिलीज ना करवाए, ताकि वो एड्रीनल कार्टेक्स के पास ना जाए और हम जो है ना एड्रीनल कार्टेक्स से हम कार्टिसोल बन जाए, ठीक है ना। तो एक तरीके से इसने ये इनहेबिट किया एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये ऊपर हाइपोथैलेमस में भी चला जाता है, और हाइपोथैलेमस को भी कहता है कि भाई साहब आप सीआरएच आगे एंटीरियर पिट्यूटरी को ना भेजें, क्योंकि वो इधर आएगा उसको बंद करेगा, आगे सीआरएच नहीं जाएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी को पता नहीं चलेगा, एड्रिनल कार्टेक्स को पता नहीं चलेगा, और कार्टिसोल जो है ना, इसी तरीके से ये कहने का मकसद ये है कि नेगेटिव फीडबैक में क्या, लेकिन ये नॉर्मल लेवल पे, जब आपके पास कार्टिसोल नॉर्मल लेवल पे हो तो फिर ये जाके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करवा देता है। जब ये हाई कंसंट्रेशन पे आपके पास प्रोड्यूस होता है ना ये कार्टिसोल, तो इसमें हमारे पास जैसे कि हाई लेवल पे ये निगेटिव फीडबैक नहीं करेगा, नॉर्मल लेवल पे करेगा, ये जहन में रख लीजिए, बात अहम बात है। इसके अलावा जब ये हाई लेवल कंसंट्रेशन पे कार्टिसोल रिलीज होते हैं ना, तो इसमें हमारे पास उस वहां पे हाइपरप्लीजिया होता है, ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल में हम पैथोलॉजी में भी करेंगे, पढ़ेंगे, और यहाँ पे भी मैं टच करवा दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कार्टिसोल रिलीज होता है। अब ये कार्टिसोल किस तरीके से रिलीज होते हैं वो हम इस बात में पढ़ेंगे, ठीक है। वही हमने कहा था कि स्टेरॉइड्स हार्मोन इनका जो प्रिकर्सर है, जो डिराइव्ड होते हैं कोलेस्ट्रॉल से होते हैं। कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन कंटेनिंग एक मॉलिक्यूल है बड़ा, ठीक है ना, 27 कार्बन ब्रांच एंड मॉलिक्यूल है। इससे हम सारे चीजें बना देते हैं स्टेरॉइड्स हार्मोन, जैसे कि यहाँ पे देखिए ना एल्डोस्टेरोन है, ठीक है ना, तो ये ग्लोमेरोजा है, ग्लोमेरुलोजा में एल्डोस्टेरोन बनेगा, फिसिकुलेटा में कार्टिसोल बनेगा, और रेटिकुलारिस में एस्ट्राडायोल, और ये जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह ये बनेंगे, ठीक हो गया है। अब ये वही कोलेस्ट्रॉल है, एक कोलेस्ट्रॉल से हम ये चीजें बना देते हैं।
ठीक है ना। इसमें से मैं कुछ चीजें इंक्लूड करूंगा जो कि बुक में नहीं है, वो आप लोगों ने साथ साथ में करने हैं, नोट करने हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अब हम आते हैं, हाँ, कोलेस्ट्रोल आया आपके पास, सही है। कोलेस्ट्रोल को कि यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, और ये इन सब इस पाथवे का जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है ना, वो ये कोलेस्ट्रोल डिस्मोलेज है, सही है। इसको कोलेस्ट्रोल डिस्मोलेज भी कहते हैं, जो कि इस बुक ने कोलेस्ट्रोल डिस्मोलेज लिखा हुआ है। और इस एंजाइम का दूसरा नाम है 2022 लाइएज, आल्सो नोन एज AKA। ठीक है, 2022 लाइएज। और ये इन इसका दूसरा नाम ये है, और ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, सही है। तो इन पाथवे का कि रेट लिमिटिंग एंजाइम, जिस तरह हमने बायोकेमिस्ट्री में किया था, वो एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट है कि ये इधर से ये पाथवे हमारे पास चलेगी, सही है। ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है। अब यहाँ कोलेस्ट्रोल इधर हमारे पास आया था, और कोलेस्ट्रोल डिस्मोलेज या 2022 लाएज आया, और इसने कोलेस्ट्रोल से प्रेग्नोलोन बनाया। ठीक हो गया है। अब ये प्रेग्नोलोन, इसके पास भाई दो रास्ते हैं, या तो ये इस रास्ते पे जाएगा, या तो ये इस रास्ते पे जाएगा। अब अगर इस प्रेग्नोलोन के पास 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम आएगा ना, तो फिर प्रेग्नोलोन से 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नोलोन बन जाएगा। देखिए ना, मैंने बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों को कहा था कि भाई साहब, एंजाइम्स पे आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना है भाई, चीज को देखें और एंजाइम को देख के प्रोडक्ट भी वही लगाओ, सही है। तो देखिए, वही 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज आया, ठीक है ना। और इस प्रेग्नोलोन से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी वो है, वही है 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नोलोन। ठीक है। अब अगर इस प्रेग्नोलोन के पास हमारे पास 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीराइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आ जाए, तो फिर प्रेग्नोलोन से हमारे पास प्रोजेस्टेरोन बनेगा। ठीक है। अब नॉर्मली की बात मैं करता हूं, सही है। अब प्रोजेस्टेरोन हमारे पास बना, इस प्रोजेस्टेरोन के पास भी भाई दो रास्ते हैं, या तो ये इस साइड पे आएगा, और या ये तो डायरेक्ट ही जाएगा। अगर ये इस साइड पे आएगा, तो वही एंजाइम जो ऊपर यहाँ पे है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम, अगर प्रोजेस्टेरोन के पास ये एंजाइम आए, तो प्रोजेस्टेरोन से फिर ये 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बनेगा। जैसे उसने प्रेग्नेलोन था वहां पे, तो 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेलोन, यहाँ पे 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बनेगा। ठीक है ना। और अगर यहाँ पे 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज आएगा, तो फिर प्रोजेस्टेरोन से 11 डी ऑक्सी कार्टिकोस्टेरोन बन जाएगा। और ये हमने कहा था कि ये वीक क्या है, मिनरलोकार्टिकॉइड है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जब ये ज्यादा मिकदार पे हो जाता है, तो फिर ये एल्डोस्टेरोन लाइक इफेक्ट करता है। ठीक हो गया। अब ये 11 डी हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोन बना हमारे पास, इससे हम कॉर्टिकोस्टेरोन बना देते हैं। और कॉर्टिकोस्टेरोन के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है 11, वही 11 बीटा डी ऑक्सी कार्टिकोस्टेरोन। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम आएगा, उसको तोड़ेगा, और इस चीज से फिर ये कार्टिकोस्टेरोन बन जाएगा। कार्टिकोस्टेरोन बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास इस कार्टिकोस्टेरोन से हम एल्डोस्टेरोन बना देते हैं, एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस होती है, ठीक है ना, यहाँ पे। और एंजियोटेंसिन 2 आके इसको स्टिमुलेट कर देता है। तो हमने कहा था कि जब रास सिस्टम एक्टिवेट होती है ना, तो हमने कहा था कि हमारे पास एल्डोस्टेरोन जो है ना, वो जाके सॉरी सोडियम वाटर रिटेंशन और ये सारी चीजें करेंगे, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 आया है रास सिस्टम में, हमने पढ़ा था। और थर्स्ट एक्टिवेट होगी, सोडियम वाटर रिटेंशन होगी, और साथ साथ में वो पंप भी एक्टिवेट कर देता है। तो एंजियोटेंसिन उधर भी वहां पे एक पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्टर की बात हमने की थी कि वेजो कंस्ट्रक्शन भी करवा देता है, सही है, स्पेशली इफेरेंट आर्टरियोल की। और एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे आके इसको भी स्टिमुलेट कर देता है, ताकि कार्टिकोस्टेरोन से हम एल्डोस्टेरोन बनाए। और एल्डोस्टेरोन जब बन जाए, तो फिर वही काम होगा जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है पीछे, सही, हार्ट में भी पढ़ा है, किडनी में भी किया है। ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। अगर इस प्रेग्निलोन के बाद 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज आएगा, तो फिर ये 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निलोन बनेगा, ठीक है ना। और इससे फिर हम DHEA जिसको बोलते थे, यानी डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टिरोन,
यानी शॉर्ट फॉर्म DHEA बोलते हैं इसको, सही है। लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो है 1720 लाएज। ठीक हो गया है। अब अगर इसके पास ना एक और एंजाइम है, वो आए, तो उस एंजाइम का नाम है एरोमाटेज। तो इस एरोमाटेज एंजाइम आके फिर इससे हमारे पास क्या बना देता है, इस्ट्रायोल। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लें साथ में, सही है। एरोमाटेज एंजाइम आता है, एरोमाटेज यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अब अगर इसके पास फिर ये 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीराइड डीहाइड्रोजिनेज, यही एंजाइम है एग्जैक्टली, ये यहाँ पे भी काम करता है, ठीक है ना। तो इससे फिर एंड्रोस्टिनोडायोन बनेगा, जिसको हम ASD बोलते हैं, सही है। मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा आगे से, नाम बोलना मुश्किल हो गया है। THEA और ASD, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी अगर ये यही एरोमेटेज एंजाइम आ जाए ना, तो फिर ये एस्ट्रोन से, सॉरी एस्ट्रायोल है, ये एस्ट्रायोल है, सही है, एस्ट्रायोल है। इधर से एस्ट्रायोल बनेगा और इधर से एस्ट्रोन बनेगा, 1 एस्ट्रोन, सही है। इधर से ये बनेगा और इस एंड्रोस्टिरोन से फिर जाके हमारे पास टेस्टोस्टेरोन भी बनती है और इस टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्राडायोल बन जाती है। यहाँ पे भी यही एरोमेटेज एंजाइम काम कर देता है। इन लोगों ने लिखा है, लेकिन यहाँ पे सारों पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे एरोमेटेज एंजाइम काम करता है, सही है। अब और इस एस्ट्राडायोल से फिर आगे हम हमारे पास एक और एंजाइम काम कर देता है और उसका नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज, 5 अल्फा रिडक्टेज, रिडक्टेज, ठीक है। इधर से फिर हमारे पास एस्ट्राडायोल से अगर ये एंजाइम आए यहाँ पे काम करे, तो एस्ट्राडायोल से हम डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बना देते हैं, सही है, जिसको हम DHT बोलते हैं, सही है। तो ये DHT को इसके साथ DHEA के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ये है हमारे पास डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, सही है। यहाँ पे 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम काम करता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम, किस तरीके से हमने टेस्टोस्टेरोन बनाया, किस तरीके से हमने ASD बनाया, किस तरीके से हमने DHEA बनाया, किस तरीके से हमने एस्ट्रायोल बनाया, किस तरीके से हमने एस्ट्रोन बनाया, किस तरीके से हमने एस्ट्राडायोल बनाया, समझ आ गई है। आगे चले। अच्छा, फिर यहाँ पे इधर आते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास यही एंजाइम प्रोजेस्टेरोन के पास आ जाए, तो फिर वही 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बनेगा और 1720 लाएज आएगा, तो इससे एंड्रोस्टेरोन बनेगा। तो ये इधर से भी बनता है, इधर से भी बनता है, ठीक है। बस एंजाइम की जो है ना वो है। और ये 17 हाइड्रोक्सो प्रेग्निलोन के पास अगर ये 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीराइड डीहाइड्रोजिनेज आ जाए ना, तो इधर से फिर हम ये भी बना देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से फिर ये 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज जिस तरह यहाँ पे था, एग्जैक्टली वही एंजाइम यहाँ पे भी है, इससे हम डीऑक्सीकॉर्टिसोल बना देते हैं। और यहाँ पे जो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पे भी था, एग्जैक्टली वही एंजाइम यहाँ पे भी है, ये 11 डी हाइड्रोक्सीकॉर्टिसोल से हम कार्टिसोल बना देते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ आप लोगों ने ना 3 से 4 एंजाइम है इस पूरे टेबल में, वो ही याद रखना है। और सबसे जो अहम एंजाइम इनमें है वो ये 21 है, ठीक है ना। और फिर सेकंड मोस्ट ये है 11। सारे याद करने जरूरी है कि सारे याद रखें एंजाइम, अगर याद नहीं होते तो ये दो तो बिल्कुल आप लोगों ने भूलना नहीं है। और यार इसमें है क्या, ज्यादा बातें हैं नहीं, सारे वही एंजाइम है, बस जगह जगह पे इन लोगों ने चेंज किया है, बाकी तकरीबन सारे सेम एंजाइम है। वही एंजाइम इधर भी है, ये इधर भी है, ये एंजाइम इधर भी है, इधर भी है, ये एंजाइम इधर भी है, इधर भी है, ठीक है। और देखे 21 20, तो कुल मिला के 3 4 एंजाइम है, ठीक हो गया है। वो कहने वाले कहते हैं कि हमारे पास अगर इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए, अब हम थोड़ी बहुत पैथोलॉजी की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि एंजाइम है तो एंजाइम की डिफिशियंसी आती है हमारे पास। वो कहते हैं कि अगर इन दो एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए, इन दो की, और ये इसको हम कहते हैं कंजेनिटल अड्रीनल हाइपरप्लीजिया, CAH, नॉर्म शॉर्ट फॉर्म,
CAH, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। ये दो एंजाइम की अगर हमारे पास डिफिशियंसी आ जाए उसको हम कहेंगे कंजेनिटल एड्रीनल। दो मोस्ट कॉमन काज आप लोगों से पूछ सकते हैं कि हमारे पास कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में व्हाट इज द टू मोस्ट कॉमन काज। 121 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, सेकंड 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ये दो मोस्ट कॉमन है। क्लियर हो गया? आगे चले। अगर वो कहते हैं कि हमारे पास अगर इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए, अब मैं एक एक की तरफ जाऊंगा, सही है। अगर हमारे पास इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए तो आगे ये रास्ता बंद हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आगे रास्ता बंद है। अब इसके पास तो भाई रास्ते तो बहुत है, तो फिर ये क्या काम करेगा? वो कहेगा कि आप बाहर में जाए, मेरे पास तो ऑलरेडी एक और रास्ता है, तो मैं उधर से निकलता हूँ। ठीक है, तो ये इधर से निकल जाता है। तो अगर ये इधर से निकल गया, अब इसकी डिफिशियंसी है, तो ये एंजाइम तो इधर भी काम करेगा, तो ये भी डिफिशियंसी है तो इधर भी नहीं आएगा, लेकिन ये इधर से निकलेगा और डायरेक्ट इधर आ जाएगा, और इससे हम टेस्टोस्टेरोन बना देते हैं। तो इस एंजाइम की डिफिशियंसी में हमारे पास ये भी डिक्रीज हो जाएगा कार्टिसोल, और हमारे पास एल्डोस्टेरोन भी डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन इंक्रीज क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। ये वाला सीन हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आगे हमें बताऊंगा कि 21 हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, और ये हम पैथोलॉजी में भी करेंगे, सही है। अगर हमारे पास अब ये 11 की डिफिशियंसी हो जाए, इसकी इसकी ठीक है, तब भी आपके पास न ये बनेगा न ये बनेगा, क्योंकि ये 11 इधर भी काम करता है, इधर तक तो आ जाएगा, इधर तक तो आएगा, आगे रास्ता बंद है, फिर ये क्या काम करेगा? इधर से दोबारा निकलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज हो या 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज हो, दोनों का आपके पास जो प्रेजेंटेशन होंगे सेम होंगे, एक्सेप्ट वन। वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, दोनों में आपके पास एल्डोस्टेरोन डिक्रीज होगा, दोनों में आपके पास कार्टिसोल डिक्रीज होगा, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि जब भी आपके पास ये ज्यादा अमाउंट पे आ जाए ना 11 डी हाइड्रोक्सी कार्टिसोन, तो फिर ये एल्डोस्टेरोन की तरह काम करता है, वाटर और सोडियम रिटेंशन कर देते हैं, हाइपरटेंशन होती है बंदे को। ये हम पैथोलॉजी में करेंगे बाकी डिटेल। ठीक है, क्योंकि ये भी एक वीक मिनरल कॉर्टिकॉइड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है ना वो एल्डोस्टेरोन। यहां तक क्लियर हो गया? अब अगर आप लोगों को यहां तक समझ आ गया है तो इसमें मैं कुछ और बातें इंक्लूड कर देना चाहता हूं। वो ये है कि जैसे कि हमने पढ़ा कि वही ACTH जो ऊपर हमने पढ़ा, सही है, वो आके इस को स्टिमुलेट करेगा, कोलेस्ट्रॉल डिस्मोलेस को या 2022 लायस को, तो ये सीन चलेगा। ठीक है, कार्टिसोल बनेगी, एल्डोस्टेरोन बनेगा, और ये सारा नॉर्मल लेवल पे ठीक हो गया है। हमारे पास कुछ और भी है, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये जो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, यहाँ पे हमारे पास कुछ दवाइयाँ भी है कि वो काम करते हैं। वो मैं इधर इन लोगों ने नहीं लिखा, लेकिन फार्माकोलॉजी में हम करेंगे, सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे फिर मैं ये पाथवे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप लोगों को फिर पता होना चाहिए। वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास मेटा METYRAPONE, ये दवाई है, वो आके इसको इनहिबिट कर देती है। ये एंजाइम काम नहीं करेगा, कार्टिसोल नहीं बनेगा, एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा। ठीक हो गया? आगे फिर हम बाकी फार्माकोलॉजी में करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये जो एरोमेटेज एंजाइम है, ये भी कुछ दवाई है जो कि हम इसको इनहिबिट कर देते हैं, जैसा कि एनेस्ट्राजोल है, एनेस्ट्राजोल ANSTrazole, सही है। ये दवाई जितने भी एरोमेटेज एंजाइम है उनको इनहिबिट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि न ये बनेगा न ये बनेगा न ये बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो एनेस्ट्राजोल है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास हाँ, ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, इसको भी हमारे पास कुछ दवाई है, और उस दवाई का नाम है फिनेस्टिराइड।
हम फार्माकोलॉजी में करेंगे। फिर ये एग्जैक्टली यही चीज है, पाथवे तो नहीं बताई लेकिन उन लोगों ने पॉइंट्स में बताई होगी, फार्माकोलॉजी में हम करेंगे, सही है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए ये किस्म का एक मैकेनिज्म, ठीक है ना, फिनेस्टिराइड, फिनेस्टिराइड वो आके इस 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट कर देती है। तो फिर हमारे पास डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, DHT, सही है, ये नहीं बनेगा। अच्छा, तो ये पाथवे की समझ आ गई है आप लोगों को, समझ आ गई है ना। तो फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम एल्डोस्टेरोन के बारे में तो ऑलरेडी हमने बात की है, किडनी में भी और उधर भी, सोडियम वाटर और उसका ये जो रिटेंशन करवा देता है, सही है। तो ऑलरेडी हमने इसको एक्सप्लेन किया है वैसे एल्डोस्टेरोन को, कि जब आपके पास ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो फिर एल्डोस्टेरोन रिलीज होती है, वहां से रेनिन रिलीज होती है और वो रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और फिर वाटर और सोडियम रिटेंशन होती है, वो इस चीज है ये, सही है। अम, इसके अलावा जो है ना इसमें हाइपरकलीमिया होता है, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन, अगर एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन ज्यादा हो तो हमने कहा, हमने वहीं पर एक्सप्लेन किया था कि हाइपरकलीमिया है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो है ना आपके पास जो पोटाशियम भी नहीं निकलेगा क्योंकि हाइपरकलीमिया है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जब आपके पास और हाइड्रोजन भी नहीं निकलेगा, सही है, तो इसलिए वो भी हो सकता है। क्योंकि हाइपरकलीमिया की वजह से हमारे पास एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन होती है, कहने का मकसद ये है, सॉरी मैं थोड़ा सा उल्टा कर दिया, क्योंकि जब भी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म सॉरी हाइपरकलीमिया होती है ना, तो वो जाके हमारे पास एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देती है। तो जब वो एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन होगी तो जाहिर सी बात है वो काम चलेगा हमारे पास, सही है, एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म। अब हम इस कार्टिसोल की तरफ हम आते हैं, सही है। कार्टिसोल, कार्टिसोल के बारे में हम बात करेंगे कि कार्टिसोल का फंक्शंस क्या 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 काम है, जो कि बुक वालों ने सारी चीजें लिखी हैं, कि इसको हम ग्लूकोकार्टिकाइड्स बोलते हैं, जो कार्टिसोल है, ठीक है ना। इसका एक्शन क्या है, तो अगर वो ग्लूकोकार्टिकाइड्स दे या कार्टिसोल दे, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इसका एक्शन ये है कि हमारे पास जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो कार्टिसोल इंक्रीज होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि स्ट्रेस हार्मोन हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, कार्टिसोल है, ग्लूकागान है, ये हमने पढ़ा है ना, बायोकेमिस्ट्री में हमने किया है, ये हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो ये हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेस में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। दूसरा, जब आप स्ट्रेस में ये इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये पीछे जाके हम हमारे पास जो ग्लूकोन्यूजेनेसिस है वो हमारे पास स्टिमुलेट करवाएगा। तो जब वो स्टिमुलेट करवाएगा ग्लूकोन्यूजेनेसिस, तो हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोनोजेनेसिस एक्टिवेट करवाएगा, ग्लूकोज आएगा ना, क्योंकि ग्लूकोज बनाना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। अब ग्लूकोज बनाएगा फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है और वो इधर आएगा, ब्लड में आपके पास आएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ये कार्टिसोल है आपके पास ये प्रोटीन की कटाबलिज्म भी करवा देता है, प्रोटीन को काटता है, तो प्रोटीन भी काटेंगे हमारे पास, सही है। तो प्रोटीन की जो मसल की जो है जो प्रोटीन है ये टूटते हैं इसके साथ, सही है, तो ये टूटता है। इसके अलावा जो है ना, जो क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड कर देता है, और अभी हमने पढ़ा है कि ये ग्लूकोन्यूजेनेसिस जो है ना वो एक्टिवेट करवाएगा, और हमने कहा था कि ग्लूकोन्यूजेनेसिस वो नॉन कार्बोहाइड्रेट, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या है हमारे पास, लैक्टिक एसिडोसिस और अमाइनो एसिड्स, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। तो वहां से प्रोटीन टूटेगा, ये इधर से अमाइनो एसिड निकलेगा, और फिर ये जाके हमारे पास ग्लूकोन्यूजेनेसिस पाथवे में चलेगा, ग्लूकोज बनेंगे फिर हमारे पास, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ना इसका ये एक काम ये भी है कि ये आपके पास जो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन है वो भी आपके पास कम कर देती है, सही है, क्योंकि आपके पास एडाइपोस टिश्यू में जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो भी हमारे पास कम कर देती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लाइपोलाइसिस को इंक्रीज कर देती है, कार्टिसोल हमारे पास लिपिड्स को भी तोड़ते हैं। लाइपोलाइसिस का मतलब होता है कि लिपिड तोड़ना, आपके पास लिपिड जो है ना वो टूटेंगे तो वो भी आपके पास ब्लड में आएंगे, सही है। और वो भी जाके आपके पास ग्लूकोन्यूजेनेसिस वाले पाथवे में चलेगा, उधर से ग्लूकोज बने, क्योंकि ये भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स में हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कार्टिसोल का काम कि ये ग्लूकोन्यूजेनेसिस पाथवे एक्टिवेट करवा देता है, प्रोटीन निकालेगा, अमाइनो एसिड निकालेगा, टूटेंगे, प्रोटीन टूटेंगे, उधर से अमाइनो एसिड निकलेगा, लिपिड्स टूटेंगे, वहां से भी हमारे पास ये ग्लूकोज बनाएगा,
तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जो कार्टिसोल है ये हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है इसका। हमारे पास जो है ना ये एराकिडोनिक एसिड पाथवे हम करेंगे वैसे पैथोलॉजी में भी, लेकिन यहाँ पे भी मैंने डाला हुआ है ये वाला। देखिए ये एराकिडोनिक एसिड पाथवे बार बार आता है तो इसलिए मैंने कहा इधर ही डाल लेता हूँ। ये आपके पास हमारे पास लाइपोकॉर्टिन्स जो है ना, बेसिकली हम जनरल पैथोलॉजी में करेंगे जो ग्लूकोकार्टिकाइड्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास जो लाइपोकॉर्टिन है इनकी सिंथेसिस को इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट कर देता है, सही है। और ये जाके हमारे पास फास्फोलाइपेज जो A2 एंजाइम है ना इसको इनहिबिट करवाएगा। तो ये देखिए ना एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्लूकोकार्टिकाइड ये आके इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, स्टिमुलेट। तो ये सारी चीजें करवाएंगे, ये हम जनरल पैथोलॉजी में करेंगे, सही है, उधर आ रहा है वहां पे हम करेंगे। ये एपिनेफ्रिन, एंजियोटेंसिन 2 है, थ्रोम्बेन है, ब्रेडिकाइनिन है, मेम्ब्रेन फिर ट्यूबिएशन है, टिश्यू इंजरीज है, तो ये मोस्टली स्टिमुलाई है, ये आके इसको स्टिमुलेट कर देता है और फिर ये आगे बनेगा, ठीक है। तो देखिए एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे भी काम करता है। तो 3 जगह आप लोगों ने एंजियोटेंसिन 2 के बारे में पढ़ा, तो इसको आप लोग एक ही जगह पे लिखे, सही है, तो ताकि बार बार फिर आप लोगों को पेज पलटना ना पड़े कि एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम है क्या। तो 3 तकरीबन हमने बहुत सारे एंजियोटेंसिन 2 कहाँ कहाँ पे काम करता है, एक इधर भी काम करता है, सही है, तो इसको भी नोट कर लें, ये अहम पॉइंट है, ठीक है। अब वो ये एराकिडोनिक एसिड जो है ना, नॉर्मली क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड होती है, मेम्ब्रेन में ये बेसिकली होती है, यहाँ से एराकिडोनिक एसिड निकल जाता है, फिर यहाँ पे 2 पाथवे इसके, एक है लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे और एक है साइक्लोऑक्सीजिनेज। ये साइक्लोऑक्सीजिनेज इधर से फिर हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन है और थ्रोम्बोजेंस है वो बनेंगे, ठीक है ना। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है और जो आई है, डी है, ई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम पढ़ेंगे, तो वो हमारे पास इस इधर से बनते हैं। जब साइक्लोऑक्सीजिनेज आएगा तो फिर ये वाले बनेंगे, और अगर लाइपोऑक्सीजिनेज आएगा तो फिर लिकोट्राइन्स बनेंगे हमारे पास, सही है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी वो है हमारे पास। तो बेसिकली कहने का मकसद ये ना कि इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है कार्टिसोल की, ठीक है ना। तो कार्टिसोल की एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि ये हमारे पास ये इसको जाके इस फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करवाएगा, फिर ये चीजें नहीं बनेंगी, ये चीजें नहीं बनेंगी, ये चीजें नहीं बनेंगी, ब्रेडिकाइनिन नहीं बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, लिकोट्राइन्स नहीं बनेगा, सही है। और जबकि क्योंकि हम पैथोलॉजी में करेंगे जो लिकोट्राइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये सारी चीजें जो है ना हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में अहम करेक्टर है, इसका बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, काम करने वाली चीजें हैं, सही है। क्योंकि हमारे पास जो ये नहीं होगा तो फिर तो माहौल खराब हो जाएगा ना, ठीक है, हम पैथोलॉजी में करेंगे तो ये नहीं होगा तो फिर ये सारी चीजें नहीं बनेंगी, ये चीजें नहीं बनेंगी, रिस्पांस आपको अच्छा नहीं मिलेगा, सही है, क्योंकि इसने प्रिकर्सर को ही बन किया है, देखिए यहाँ पे बन किया। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है इसका, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना इंटरल्यूकिन 2 को भी ये इनहिबिट कर देती है, सही है। और इंटरल्यूकिन 2 जो है ना वो प्रोलिफरेशन करवा देती है हमारे पास टी लिम्फोसाइट की, CD4 टी हेल्पर 1 सीधा जनरल पैथोलॉजी में हम करेंगे, सही है। तो वो भी हमारे पास बंद कर दे देते हैं। तो एट द एंड रिजल्ट ये निकलेगा ना कि ये हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है इसकी, कार्टिसोल की। तो 2 बातें हमने की, एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कार्टिसोल हमारे पास वो काम करवाएगा, दूसरा हमारे पास ये है कि ये हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, ठीक है ना। तो किस तरीके से ये हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी, और तीसरा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ये है कि हमारे पास जो मास्ट सेल है, क्योंकि हमारे पास मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं तो वहां से हमारे पास हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो है ना वो रिलीज होते हैं, ठीक है ना। तो वो भी ये जाके वो पे वो भी हमारे पास इनहिबिट हो जाएगा। तो देखें इन शॉर्ट एट द एंड रिजल्ट हमारे पास क्या निकलेगा। आपके पास ना इंटरल्यूकिन 2 है, ना आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन है, ना लिकोट्राइन्स है, आपने तो सारे फौज को एक साइड पे कर लिया। अब दिफा कौन करेगा, आपको सेफ कौन करेगा, क्योंकि फौज तो सारे इसने पकड़ लिया, तो इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये इम्यून रिस्पांस भी हमारे पास सप्रेस करवा देती है जो कार्टिसोल है, ठीक है ना। 2 बातें हमारे पास हो गई। तीसरी बात ये है कि हमारे पास क्या है
कि हमारे पास जो इम्यून रिस्पांस है वो हमारे पास सप्रेस कर देते हैं। जैसे कि अभी हमने इंटरल्यूकिन 2 के बारे में बात की कि वो हमारे पास इनहिबिट करवा देती हैं, और इंटरल्यूकिन 2 का काम तो ये है कि ये प्रोलिफरेशन करवा देती हैं हमारे पास टी लिम्फोसाइट की। अब वो काम नहीं होगा, हमारे पास इम्यून सिस्टम जो है ना वो सप्रेस रहेगा। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम भी हमारे पास जो है ना वो सप्रेस करवा देती हैं, और इसी वजह से हम इसको ग्लूकोकार्टिकाइड्स देते हैं। सही है, क्योंकि ड्रग्स हैं हमारे पास में, ग्लूकोकार्टिकाइड एज अ ड्रग भी हम यूज कर देते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, हम फार्माकोलॉजी में इसको करेंगे। ठीक है ना। तो और स्पेशली जो आर्गन ट्रांसप्लांट कर देते हैं ना, तो उसमें रिजेक्शन होती है, तो उसमें हम फिर ग्लूकोकार्टिकाइड्स दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली इन चीज का वो है। ये जनरल पैथोलॉजी के टॉपिक्स है। ये सारी जो आर्गन ट्रांसप्लांट है, और ये सारी जो है ना, ये इंटरल्यूकिन और ये प्रोस्टाग्लैंडिन, ये जो रेकाडायनिक एसिड, ये सारे जनरल पैथोलॉजी के टॉपिक्स हैं, तो ये हम वहां पे कवर कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है ना हमारे पास कार्टिसोल का एक और भी काम है। ये बड़ा बदतमीज है, बदतमीज इसलिए है कि ये हमारे पास वास्कुलर रिस्पांस भी हमारे पास मेंटेन कर देता है, जैसा कि कैटाकोलामाइंस करवा देता है। हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर्स हमारे पास मौजूद है ना, और उसको डायरेक्ट इनर्वेशन इस सिंपैथेटिक सिस्टम की। ठीक है ना, तो ये क्या काम कर देता है हमारे पास, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की तरह काम कर देता है। तो ये हमारे पास जो अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं ना, उसको अप रेगुलेट कर देते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर को अप रेगुलेट कर देते हैं, और इसको तो डायरेक्ट इनर्वेशन है। तो इन शॉर्ट आपके पास क्या होगा, वेसल कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे ना। जब वेसल कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो फिर आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो फिर क्या होगा, प्रेशर आपके पास वो हो जाती है। सही है, प्रेशर इंक्रीज। सही है, कि जब आपके पास कार्टिसोल एक्सेस पे आ जाए तो ये फिर आपके पास जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर देती है, और अगर इसकी डिफिशियंसी आ जाए कार्टिसोल की, जाहिर सी बात है तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, कार्टिसोल का एक्शन और उसका फंक्शन और ये सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है जो एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन के बारे में हमने बात की है। देखें, रीनल सोडियम वाटर रिटेंशन करवाएगा, पोटाशियम सिक्रीशन करवाएगा, हाइड्रोजन सिक्रीशन करवाएगा। ठीक है ना, इसलिए पेशेंट्स को जो है ना वो हाइपोकलीमिया होता है हाइपर एल्डोस्टेरिनिज्म में, और हाइपो एल्डोस्टेरिनिज्म में फिर हाइपर कलीमिया होता है, और अल्कलोसिस और एसिडोसिस। ठीक है ना, क्योंकि पोटाशियम जिधर जाएगा उसके पीछे हाइड्रोजन भी जाएगा। ठीक है ना, तो जब एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होंगे तो पीछे से पोटाशियम भी निकलेगा और हाइड्रोजन भी निकलेगा। ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किए। सही है, अब थोड़े से नाम पैथोफिजियोलॉजी की तरफ हम आ जाते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स की पैथोफिजियोलॉजी वो ये है कि एड्रीनल कॉर्टिकल इनसफिशियंसी जिसको बोलते हैं, इसमें हमारे पास है प्राइमरी एड्रीनल कॉर्टिकल इनसफिशियंसी, जैसा कि किधर गया, सॉरी, ये तो मैंने डाला ही नहीं है ये वाला स्लाइड। अच्छा, ये खाली आया हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी। एक मिनट मुझे दे दे, ताकि मैं इसको इधर से निकालूं और वहां पे लगाऊं। ये टेबल में है, वैसे बुक में ये टेबल दिया हुआ है। ठीक है, अ, लेकिन ये इधर कॉपी नहीं हो रहा है। चलो खैर कोई नहीं, बुक में वैसे ये दिया हुआ है, मैंने इधर स्लाइड खाली आया हुआ है, पता नहीं क्या मसला बन गया, लेकिन खैर कोई नहीं, मैं इधर से बता देता हूँ। देखिए एड्रीनल, शायद हाँ इधर आ गया, एक मिनट, गुड हो गया। देखिए ये वाली चीज, लेकिन वो वीडियो खत्म हो गई है। हमारे पास क्या है, प्राइमरी एड्रीनल कॉर्टिकल इनसफिशियंसी, जिसको हमारे पास एडिसन डिजीज बोलते हैं, ये वाली, ये एडिसन डिजीज। ठीक है, तो ये है हमारे पास एडिसन डिजीज, ये कुशिंग सिंड्रोम है, कुशिंग डिजीज है ये वाली, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बुक में है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं वापस आ जाता हूँ उसकी तरफ, क्लास की तरफ।
ठीक है। तो इसमें एडिसन डिजीज है। एडिसन डिजीज में हमारे पास क्या है कि इसमें आपके जो एड्रीनल जो कार्टेक्स है, जो एड्रीनल कार्टेक्स है, इसकी आगे इम्यून मसला है हमारे पास, सही है, कि ये जो कार्टेक्स है इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसको आप लोगों ने इस तरीके से याद रखना है कि अब आपके पास जो अड्डा है ना, एडिसन डिजीज से अड्डा याद रखो, क्योंकि जो अड्डा है वो खराब हो चुका है। और जब आपके पास एड्रीनल कार्टेक्स खराब हो जाती है ना, तो एड्रीनल कार्टेक्स में हमने जो 3 लेयर्स पढ़े, GFR, ग्लोमेरुलोसा, फिसिकुलेट और रेटिकुलरिस, वो जो मिनरल कार्टिकाइड बनते थे, और जो टेस्टोस्टेरोन बनते थे, और जो ग्लूकोकार्टिकाइड बनता था, जो कार्टिसोल है। ठीक है, अब ये सारी चीजें नहीं बनेंगे आपके पास, ना एल्डोस्टेरोन बनेगा, ना कॉर्टिसोल बनेगा, ना आपके पास टेस्टोस्टेरोन बनेगा। ठीक है ना। तो एडिसन डिजीज में आपके पास सारे एंड्रोजन, ग्लूकोकार्टिकाइड, एंड्रोजन, मिनरल कार्टिकाइड सारे डिक्रीज हो जाएंगे। और जब ये डिक्रीज हो जाएंगे तो आपके पास जो ACTH है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो इसलिए इंक्रीज होगा ACTH, क्योंकि आपके पास इधर ACTH हमारे पास इधर आता था ना, और आपके पास वो कहता था कि भाई साहब ये प्रोड्यूस करो, ये प्रोड्यूस करो, ये प्रोड्यूस करो। अब आपके पास तो भाई अड्डा खराब है, तो पीछे से वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होते, क्योंकि जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि कार्टिसोल फिर यहाँ से रिलीज हो जाती है और वो नेगेटिव फीडबैक कर देती है, तो नेगेटिव फीडबैक नहीं होती है, तो इसलिए एडिसन डिजीज में ACTH का लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है ना। कोई बाकी सारी चीजें डिक्रीज हो जाएंगी और ACTH जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, सही है। इसके अलावा जो है ना हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया इसलिए होगा क्योंकि कार्टिसोल अभी हमने पढ़ा कि ये हमारे पास ग्लूकोन्यूजेनेसिस जो है ना वो हमारे पास स्टिमुलेट करवा देता है। जब वो कार्टिसोल नहीं है तो ग्लूकोन्यूजेनेसिस नहीं होगी, ग्लूकोज नहीं आएगा, तो इसलिए इस पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकती है, सही है। और इसी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से पेशेंट्स को जो है ना फटीग होती है, वेट पेन होती है, मसल पेन होती है, सही है। ये सारे आपके पास आ जाएंगे। हाइपर पिगमेंटेशन होगी। हाँ, अब हम इधर आते हैं हाइपर पिगमेंटेशन की तरफ। ये वाला देखिए, आपके पास इस अगर आप लोगों से कोई पूछे ना कि ACTH का प्रिकर्सर क्या है, तो ये POMC, सही है। ये उस दिन भी हमने एक्सप्लेन किया था और बुक में भी इन लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अब इधर से देख सकते हैं, तो ये हमारे पास प्रिकर्सर है, POMC, प्रो ओपियोमेलेनोकार्टिन, सही है, पॉम्सी इसको बोलते हैं। ये प्रिकर्सर है आपके पास एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉप्स हार्मोन जिसको ACTH बोलते हैं, इसका बीटा लाइपोप्रोटीन इसका, सही है, और लाइपोट्रोपिन का, सॉरी, और इसके अलावा जो है ना गामा लाइपोट्रोपिन का और बीटा एंडोर्फिन का, इन सब का प्रिकर्सर अगर आप लोगों से कोई पूछे ना तो वो है POMC। और MSH का ये है अल्फा MSH, सही है, फ्रेगमेंट, और इसके साथ यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे हमारे पास अल्फा MSH होता है। अल्फा MSH का मतलब ये होता है ना कि मेलेनोसाइट, ठीक है ना। ये मेलेनोसाइट जो मेलानिन जो है ना आपका जो स्किन पिगमेंटेशन होती है वो हमारे पास इधर। तो बेसिकली आपके पास ACTH इंक्रीज होगा तो आपके पास ये वाला काम ज्यादा चलेगा, ACTH इंक्रीज है। और ये एंडोर्फिन के बारे में आप लोगों को मैंने बात की थी कि ये प्रीडोमिनेंट ओपाइड्स है आपके पास, और ये आपकी जो मूड और बिहेवियर है उससे ठीक करते हैं। इसके रिलेटेड मैंने स्टोरी भी आप लोगों को सुनाया था, एग्जैक्टली वही चीज है। और जब भी आपके पास ना ये इंक्रीज हो जाएंगे ना, ये पॉम्सी, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, सारी चीजें बनेंगी, और साथ साथ में MSH भी बनेगा। और MSH क्या है हमारे पास, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये MSH का मतलब होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जाके हमारे पास मेलानिन को स्टिमुलेट करवाएगा, और जब मेलानिन स्टिमुलेट होगा आपके पास हाइपर पिगमेंटेशन होगी। वजह यही है क्योंकि अड्डा खराब है, ACTH इंक्रीज है, वो जाके ये वाला, ये ACTH इंक्रीज है ना, तो फिर ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, और इसी तरीके से हाइपर पिगमेंटेशन होगी, क्योंकि आपके पास कार्टिसोल लो है। और जब कार्टिसोल लो है तो इसका मतलब है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होती है, सही है। इसके अलावा जो है ना आपके पास हाइपोटेंशन होगी इस पेशेंट को, जाहिर सी बात है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन नहीं है, एल्डोस्टेरोन नहीं है, सोडियम वाटर रिटेंशन नहीं होगी, तो हाइपोटेंशन तो होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हाइपरकलीमिया होगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन की वजह से आपके पास पोटाशियम बाहर निकलते थे और हाइड्रोजन निकलता था,
तो अब पोटाशियम बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होगी, और साथ साथ में आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, क्योंकि पोटाशियम निकलता था तो हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन हमारे पास एसिड है, तो इसी वजह से पेशेंट्स को क्या होगी, हाइपोटेंशन, हाइपरकैलेमिया प्लस मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है ना, तो ये आपके पास हमारे पास होगी। ये तो हमारे पास था अड्रीनल इंसफिशियंसी, जिसको हम एडिसन डिजीज बोलते हैं, जिसमें अड्डा खराब है, सारी चीजें डिक्रीज हो जाएंगे एक्सेप्ट वन एसीटीएच इंक्रीज। ठीक हो गया है। दूसरा वो है कि सेकेंडरी अड्रीनल इंसफिशियंसी, इसमें आपके पास ना पिट्यूटरी ग्लैंड में मसला होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में, क्योंकि ये सेकेंडरी मसला है, वो प्राइमरी मसला था, प्राइमरी एड्रीनल कॉर्टिकल इंसफिशियंसी, ये सेकेंडरी एड्रीनल कॉर्टिकल इंसफिशियंसी है। ठीक है ना, उसमें एड्रीनल ग्लैंड में मसला होता है, सेकेंडरी में आपके पास ऊपर मसला होता है, क्योंकि अब ग्लैंड में नहीं है, सेकेंडरी मसला है। सेकेंडरी का मतलब होता है ना कि कहीं इस ग्लैंड से बाहर कहीं पे है, तो सेकेंडरी का मतलब होता है कि ऊपर मसला है, सेंटर में मसला है। सेंटर से मुराद मेरा ये है कि इंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां पे मसला है, वहां पे या हाइपोथैलेमस में मसला है आपके पास, सही है, तो वहां पे एडिनोमा हो सकती है हमारे पास, सही है, तो वो जाके हमारे पास जो एसीटीएच है ना वो सप्रेस करवा देती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने पाथवे में पढ़ा, ये यहाँ पे मसला हो सकती है, तो एसीटीएच सप्रेस हो जाती है, सही है, तो इसी वजह से हमारे पास इसमें हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होगी, सेकेंडरी वाले मसले प्राइमरी में होगी, लेकिन सेकेंडरी में हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन हमारे पास नहीं होगी। वजह ये है क्योंकि एसीटीएच सप्रेस है, उसमें तो सप्रेस नहीं है ना, उसमें तो इंक्रीज है, इसमें सप्रेस है, इसमें बंद है, तो इसी वजह से नहीं होती है इसमें हाइपर पिगमेंटेशन। अहम बात है, इसको जहन में रखना है। ठीक है, बाकी तकरीबन जो वो है सारी चीजें आप लोगों के पास सेम आएंगे, साइन सिम्टम्स वगैरह वो सेम आएंगे, सही है। अच्छा, टर्शरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशियंसी भी हमारे पास हो सकती है, वो है हमारे पास ऊपर हाइपोथैलेमस में मसला हो, जिसको हम टर्शरी बोलते हैं। तो देखिए, प्राइमरी हमने पढ़ा, सेकेंडरी हमने पढ़ा, टर्शरी पढ़ा। टर्शरी इस बुक ने नहीं दिया है, लेकिन हम पैथोलॉजी में करेंगे, उधर भी मैं बताऊंगा, सही है, तो वहां पे हम डिटेल में जाएंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ टू द पॉइंट बातें कर रहा हूँ। प्राइमरी में ग्लैंड में मसला, सेकेंडरी में पिट्यूटरी में मसला, टर्शरी में हाइपोथैलेमस में मसला। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और अगर यहाँ पे मसला हो तो सीआरएच डिक्रीज, ठीक है, सीआरएच डिक्रीज, इंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच डिक्रीज, तो इसमें भी हमारे पास बाकी हम पैथोलॉजी में डिटेल में करेंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास अगर एड्रीनल कॉर्टिकल एक्सेस हो, हमारे पास क्या हो, एड्रीनल कॉर्टिकल एक्सेस, जिसको हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, सही है। इसमें हमारे पास क्या है कि हाइपरप्लीजिया होती है आपके पास एड्रीनल ग्लैंड की, और जब भी आपके पास एड्रीनल ग्लैंड की हाइपरप्लीजिया होगी तो क्या होगा भाई, मसले तो आएंगे ना, उसके बारे में हम पढ़े। एक है कुशिंग सिंड्रोम और एक है कुशिंग डिजीज। डिजीज में इस तरीके से याद रखें ना कि मसला है, डिजीज है ना तो डी से है, तो दिमाग में, सिंड्रोम नीचे की तरफ आप जाएं, क्योंकि वहां पे एड्रीनल ग्लैंड की हाइपरप्लीजिया होती है, सही है, तो सिंड्रोम और डिजीज दोनों नाम तकरीबन सेम है, जुगाड़ बता रहा हूँ, निमोनिक है कि सिंड्रोम में आप एड्रीनल ग्लैंड की तरफ जाया करें, और डिजीज भी डी से है, दिमाग भी डी से है, तो जब डिजीज आ जाए तो इसका मतलब यह है कि दिमाग में मसला, सिंड्रोम आ जाए तो इसका मतलब है कि एड्रीनल ग्लैंड में मसला। क्लियर हो गया। उसमें हमारे पास हाइपरप्लीजिया होती है एड्रीनल ग्लैंड की, ठीक है ना, तो उसमें हाइपरप्लीजिया होगी। इसके अलावा हमारे पास उसमें कार्टिसोल इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारे पास हाइपरप्लीजिया हुआ है, ठीक है ना, तो जब हाइपरप्लीजिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट पे कार्टिसोल बनाएंगे, तो जब ज्यादा अमाउंट पे कार्टिसोल बनेगा, एंड्रोजन बनेंगे, तो क्या क्या हो सकता है हमारे पास। एक तो ये है कि आपके पास क्या होगा कि हाइपरग्लाइसीमिया होगा, क्योंकि अभी हमने कार्टिसोल के बारे में हमने बात की कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करे, तो इसलिए अब ज्यादा अमाउंट पे कार्टिसोल आ रहा है, तो इसी वजह से पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया होगा। इसके अलावा प्रोटीन कैटाबॉलिज्म होगी बहुत ज्यादा, सही है, तो इसी वजह से पेशेंट को मसल वीकनेस होगी, क्योंकि मसल टूट रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना सेंट्रल ओबेसिटी होगी, अब मसल आपकी टूट रहे हैं और सेंट्रल ओबेसिटी, कुशिंग, यार ये क्या मसला है भाई, मसल टूट रहा है, आप कह रहे हो कि वो मसल वीकनेस होगी लेकिन सेंट्रल ओबेसिटी होगी, क्या क्या मतलब है इसका।
आप जब कहेंगे कि सेंट्रल ओबेसिटी इन राउंड फेस और वो जो बफेलो हम्प हो, वहां पे तो फैट्स डिपॉजिट होता है, फिर क्या मसला है? वो इसलिए क्योंकि ज्यादा ग्लूकोज आ रहा है ब्लड में। जब ज्यादा ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज के पीछे इंसुलिन आएगा, इंसुलिन वो ग्लूकोज ब्लड से निकालेगा और वो फैट्स की शक्ल में स्टोर करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जब हम ज्यादा खाना, हमने कहा था ना बायोकेमिस्ट्री में कि भाई साहब जब आप खाना खाते हो तो पहले तो ग्लाइकोजन बनते हैं लीवर में, मसल में, फिर इसके बाद जब ज्यादा अमाउंट पे ग्लूकोज आता है, क्योंकि हम थूम के खाना खाते हैं, उस ज्यादा ग्लूकोज जब आ जाता है तो फिर हम उसको फैट्स की शक्ल में स्टोर कर देते हैं। और फैट्स कहाँ कहाँ पे? इधर, इधर, यहाँ पे, इधर। ये फैट्स के पसंदीदा जगह है, ये जगह यहाँ पे आके डिपॉजिट। तो बंदा फिर इधर उधर से निकलता है। कहने का मकसद है कि फैट्स डिपॉजिट हो जाता है। सही है। अच्छा, तो इसी वजह से सेंट्रल ओबेसिटी होगी, क्योंकि आपके पास इंसुलिन ज्यादा आएगा। सही है। और हाई ग्लूकोज की वजह से इंसुलिन आया हुआ है और इसी की वजह से आपके पास फैट स्टोरेज होगी, तो सेंट्रल ओबेसिटी। सही है। अभी हमने कार्टिसोल के बारे में पढ़ा कि जब ज्यादा कार्टिसोल आएंगे, क्योंकि जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवा देते हैं, आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो सप्रेस हो जाएगा। तो जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है तो इस पेशेंट को जब कुछ जख्म हो जाता है, कोई वूंड वगैरह, सर्जरी की तरफ हम जाते हैं, तो इसका वूंड जो है ना वो हमारे पास बड़े बड़े देर के साथ, बड़े मुश्किल के साथ वो हील होगा। वजह ये है क्योंकि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवा देता है। ठीक है। तो इसी वजह से इस पेशेंट को जो है ना वो पुअर वूंड हीलिंग होगी। ठीक है। विजुअलाइजेशन ऑफ द वुमेन इसको कहते हैं कि मर्द जैसे करेक्टरिस्टिक, जैसे कि यहाँ पे बाल आएंगे, ठीक है ना, दाढ़ी वगैरह, मूछें वगैरह ऐसे, ठीक है ना, ये आएंगे, इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ वुमेन। यानी आपके पास ये क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास कार्टिसोल ज्यादा और ये सारा काम एंड्रोजन जो है ना वो भी ज्यादा होगा। तो इसी वजह से हमारे पास आपके पास जो मैन लाइक पैटर्न जो हेयर्स है ये आपके पास आएंगे। इसको कहते हैं विरलाइजेशन ऑफ वुमेन। ठीक है। हाइपरटेंशन होगी, जाहिर सी बात है, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है पीछे। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो कार्टिसोल हमारे पास एलिवेटेड होते हैं, इसके साथ एल्डोस्टेरोन भी, एल्डोस्टेरोन की वजह से सोडियम वाटर रिटेंशन हो रही, ओस्टियोपोरोसिस होगी, क्योंकि हमारे पास जो कार्टिसोल है ये जाके हमारे पास बोन की रिजॉर्प्शन करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन, ये रिजॉर्प्शन। ठीक है ना। तो इस वजह से बोन जो है ना वो टूटेगा। ठीक है ना, ओस्टियोपोरोसिस। और कार्टिसोल का एक और भी काम है जो कि मैं भूल गया हूँ, कि ये आई में भी जाके वहां पे कैटरेक्ट कास्ट करवा देता है। तो कैटरेक्ट भी कास्ट करवा देता है कार्टिसोल, जो कि बुक वालों ने नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा सीएनएस में भी इसका इफेक्ट है कार्टिसोल का। और सीएनएस में क्या है कि जब आपके पास हाई कार्टिसोल आएंगे वहां पे साइकोसिस होगी। साइकोसिस में ये मतलब होता है ना कि आप लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी। ठीक है। ये इसको हम कहते हैं साइकोसिस। ठीक है ना। और इसके अलावा जीआईटी में भी मसला करवाता है कार्टिसोल। जीआईटी में किस तरह के पेप्टिक अल्सर डिजीज करवाता है। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे हमारे पास जो हम पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन 2 है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। और इसकी वजह से हमारे पास जो, क्योंकि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन 2 है मेरे, हाँ, वो जाके हमारे पास HCl को इनहिबिट करवा देती है, ताकि हमारे पास जो एसिडिटी होती है ना वो HCl आ जाता है, जिसको लिए हम PPI भी देते हैं। ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जो एस्मोमेप्राजोल और मेप्राजोल एस्मोराइजिक के नाम से भी आता है, ये भी हम देते हैं। वजह ये क्योंकि वो हम इस पंप को इनहिबिट कर देते हैं, एसिडिटी नहीं होती है और बंदे को फार्माकोलॉजी में करेंगे। अब आपके पास ये डिक्रीज हो जाएगा तो आपके पास HCl इंक्रीज होगा, और जब आपके पास HCl इंक्रीज होती है तो पेप्टिक अल्सर। ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास खास करवा देते हैं। PGA2 इसको कहते हैं। सही है। ये डिक्रीज होती है। कार्टिसोल ये भी काम करता है। तो इन शॉर्ट कार्टिसोल का बहुत ज्यादा वो है, इसलिए इसको मैं बदतमीजी बोलता हूँ। ठीक है। नॉर्मल लेवल पे ठीक है, हाई लेवल पे नहीं ठीक। सही है, क्योंकि वो नुकसान करवा देता है। ठीक है ना। और इसमें तकरीबन आपके पास सिंड्रोम और डिजीज में टेबल वालों ने लिखा हुआ है कि भाई साहब तकरीबन आपके पास जो प्रेजेंटेशन होगी, क्लिनिकल फीचर्स होगी, तकरीबन सेम होगी, लेकिन कुशिंग सिंड्रोम में आपके पास जो ACTH का लेवल है वो डिक्रीज होगा, जबकि कुशिंग डिजीज में
क्योंकि वो दिमाग का मसला है, उसमें ACTH का लेवल इंक्रीज होगा। बाकी तकरीबन आपके पास सेम आएंगे। चाहिए क्लिनिकल फीचर के थ्रू अगर आप देखें, वही हाइपरग्लाइसीमिया, वही मसल वेस्टिंग, वही सेंट्रल ओबेसिटी, वही राउंड फेस, वही ओस्टियोपोरोसिस, वही, क्योंकि सब का क्या कहते हैं उसको, क्लिनिकल फीचर सेम होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास जो सिंड्रोम है, कुशिंग सिंड्रोम, उसमें हमारे पास ACTH का लेवल डिक्रीज होगा, जबकि डिजीज में, कुशिंग डिजीज में, उसमें हमारे पास ACTH इंक्रीज होगा, क्योंकि वो दिमाग का मसला है। ACTH वहां से वो बहुत ज्यादा ACTH को प्रोड्यूस करवा रहा है, सही है, तो इसलिए उसमें ACTH इंक्रीज होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है ना हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास कॉमन सिंड्रोम, जिसको हम हाइपर एल्ड्रोस्टिनिज्म बोलते हैं। वही चीज है एग्जैक्टली जो किडनी में हमने किया है, कि भाई साहब जब आपके पास एल्डोस्टेरोन ज्यादा होंगे, और इसको हम हाइपर एल्ड्रोस्टिनिज्म भी बोलते हैं, इसको हम कॉमन सिंड्रोम भी बोलते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, ट्यूमर हो सकता है, वहां पे ट्यूमर हो तो वो जाके हमारे पास एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा, इसलिए इस पेशेंट को हाइपरटेंशन होगी, क्योंकि एल्डोस्टेरोन ज्यादा है, सोडियम वाटर रिटेंशन होगी और इसकी वजह से हाइपरटेंशन होगी। हाइपोकलीमिया होगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन पोटाशियम और हाइड्रोजन को किक आउट कर देता है, तो इसलिए पीछे ब्लड में हाइपोकलीमिया होगा और अल्कलोसिस होगी, सही है, तो इसलिए इस पेशेंट्स को हाइपोकलीमिया प्लस अल्कलोसिस, क्योंकि आप हाइड्रोजन जो एसिड है वो बाहर निकाल रहे हो, ठीक है ना, रेनिन की सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब हम इस 21, बाकी तकरीबन हमारे पास जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है, सिर्फ एक दो बातें मैं करवा देता हूं, बाकी हम पैथोलॉजी में करेंगे, सही है। वो ये है कि इस 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की अगर हम बात करें ना, ये मोस्ट कॉमन बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज है। क्वेश्चन में आ सकते हैं, MCQs में पूछ सकते हैं आप लोगों से कि मोस्ट कॉमन क्या है, ठीक है ना, तो वो 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये हमें ये एक क्वेश्चन भी आया था, ये वाला 21 वाला, सही है। आपके पास अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास ये एंड्रोजेंस वगैरह ये सारी चीज़ें आपके पास इंक्रीज हो जाते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन आपके पास इंक्रीज होती है, और इसी वजह से इस पेशेंट को अगर किसी में 21 वाला डिफिशियंसी है तो एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, ये एल्डोस्टेरोन नहीं बनेंगे, कार्टिसोल नहीं बनेगा, तो सारा पाथवे इधर आ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा। और जब भी आपके पास टेस्टोस्टेरोन, एड्रीनल एंड्रोजन जिसको बोलते हैं, ये एड्रीनल एंड्रोजन है, ये जब आपके पास ज्यादा बनेंगे, अब ज्यादा बनेंगे तो हमारे पास, अगर ये फीमेल में है तो फीमेल में वही, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये जो वोकल कार्ड है, ये जो बेस आपके वॉइस में जो बेस आती है मेल लाइक, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। टेस्टोस्टेरोन जो है ना आपके पास जो है ना विजुअलाइजेशन करवा देती है, ये जो लड़कों में दाढ़ी और ये मुस्टैचेस वगैरह आते हैं, आर्मपिट्स हेयर्स है, प्यूबिक हेयर्स है, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो फिर, और अगर ये फीमेल में ज्यादा हो जाए तो जाहिर सी बात है एग्जैक्टली वही मेल लाइक पैटर्न आ जाएगा फीमेल में, ठीक है ना, तो विजुअलाइजेशन इन द वुमेन, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना, ये अगर अगर ये इसकी डिफिशियंसी हो जाए, सॉरी मैं तो ये भूल गया था, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए 17 की, तो फिर ये नहीं बनेंगे, ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है ना, लेकिन हमारे पास ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे, एल्डोस्टेरोन बनेगा, ठीक है। अब 17 इधर भी काम करता है तो इधर ये नहीं बनेगा, 17 इधर भी काम करता है तो इधर से ये नहीं बनेगा, और जब ये नहीं बनेगा तो फिर ये बनेगा, नहीं बनेगा, सही है, क्योंकि ये तो इधर से आता है, ठीक है ना, तो आपके पास ये भी कम हो जाता है, तो इसलिए एंड्रोजन ग्लूकोकार्टिकॉइड जो है ना वो आपके पास डिक्रीज हो जाता है, और लेकिन आपके पास एल्डोस्टेरोन जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, सही है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि मिनरल कार्टिकॉइड जो है ना वो आपके पास इंक्रीज होगा, इसका लेवल आपके पास इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना इस पेशेंट को, क्योंकि अब आपके पास टेस्टोस्टेरोन नहीं है, एड्रेनल एंड्रोजन नहीं है, तो इस पेशेंट को जो प्यूबिक हेयर है, जो आर्मपिट हेयर्स है, ये आपके पास नहीं आ जाते हैं, सही है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके पास एड्रीनल एंड्रोजन पे, ठीक है ना। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी, हाइपोकलीमिया होगा, 17 अगर इस एंजाइम की डिफिशियंसी, वजह यही है क्योंकि अब ये नहीं बनेगा, अब ज्यादातर ये चीजें बनेंगे, एल्डोस्टेरोन बनेगा, तो इसी वजह से हाइपोकलीमिया और हाइपोकलीमिया और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी, सही है। हाइपरटेंशन होगी, ठीक है ना, क्योंकि सोडियम वाटर रिटेंशन होती है, और इंक्रीज ACTH, आपके पास जो ACTH है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि आपके पास अब कार्टिसोल नहीं बन रहा है, वो जाके हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करवा रहा था, वो अब है नहीं, तो इसलिए हमारे पास जो ACTH है वो इंक्रीज होगा,
ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया है, क्योंकि हमारे पास जो ग्लूकोकार्टिकाइड है वो नहीं है, कार्टिसोल नहीं है ना, तो वो नहीं है, तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो देखिए ये एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट के साथ हमने पढ़ा, अहम टॉपिक था, सही है। कल हम इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही, तो हम एंडोक्राइन पे पेंक्रियास करेंगे, सही है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन के बाद ऑलरेडी हमने वैसे बायोकेमिस्ट्री में किया है, लेकिन इधर हम फिर करेंगे, सही है। और आज के लिए बस इतना ही। ओके सर।